हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आपको पता, हम क्लास 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है, दैट इज़ मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो गाइस, फाइनली लास्ट वीडियो में हमने जो नेशनल इनकम के 3 मेथड होते हैं, ठीक है, जिसमें से पहला मेथड होता है प्रोडक्शन मेथड, यानी कि वैल्यू एडेड मेथड। तो इसको हमने फाइनली लास्ट वीडियो में फिनिश किया। तो आज की इस वीडियो में गाइस, हम जो सेकेंड मेथड है, दैट इज़ इनकम मेथड, यानी इनकम मेथड से नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखा लिखा है मेथड 2, कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, यानी आज की इस वीडियो में हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, और देखो एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे, यानी कि इनकम मेथड से हम नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स अप्लाई होते हैं, वो सारी बातें आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए, सबसे पहले स्टेप 1 में देखो क्या कह रहा आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई द इकोनॉमी इनटू 3 सेक्टर्स, यानी सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा कि पूरी इकोनॉमी को 3 सेक्टर में डिवाइड करना है ना, जिसमें से पहला सेक्टर होता है प्राइमरी, और दूसरा होता है सेकेंडरी, और तीसरा जो होता है वो टर्सरी सेक्टर होता है। ठीक है, तो अलग अलग ये इनको क्लासीफाई कर लेना है, प्राइमरी को अलग कर लेना, सेकेंडरी को अलग कर लेना एंड टर्सरी को अलग कर लेना है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करना है, कह रहा कि कैलकुलेट फैक्टर इनकम, है ना। फैक्टर इनकम आपको पता होगा, 4 फैक्टर इनकम होती है ना, वेजेज एंड सैलरी, इंटरेस्ट, और क्या होता है बताओ, प्रॉफिट, और क्या होता है, एक तो रेंट होता है। ठीक है, फ्रॉम ईच सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, यानी कह रहा कि जो 3 सेक्टर हैं, यानी हर एक सेक्टर का हमें क्या निकालना है, फैक्टर इनकम निकालना है इन द फॉर्म ऑफ। पहला पॉइंट कह रहा कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़, यानी कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज से कितनी इनकम हो रही है। ठीक है सर, ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ क्या होता है, अभी मैं इसके बारे में डिस्कशन करूंगा, डोंट वरी। इसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस से कितना इनकम हो रही है, और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, इनसे कितना इनकम हो रही है। तो अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा रहा हूँ कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ का क्या मतलब है, ऑपरेटिंग सरप्लस का क्या मतलब है, और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड का क्या मतलब है। ठीक है, तो अगर इन 3 चीज़ों को हम ऐड कर लेते हैं, यानी कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, इन तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ थर्ड स्टेप में लिखा हुआ है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम बाय समेशन ऑफ एबव फैक्टर इनकम, यानी ये जो 3 फैक्टर इनकम है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जिसमें आपका वेजेज एंड सैलरी आता है, तो वेजेस क्या है, एक फैक्टर इनकम ही तो है। ऑपरेटिंग सरप्लस में आपका रेंट भी आता है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है, तो इसमें रेंट भी आता है, ठीक है, इंटरेस्ट भी आता है। इसी तरीके से थर्ड है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, तो इन तीनों फैक्टर इनकम को जब हम सम कर देते हैं तो हमें क्या फाइंड आउट हो जाता है, डोमेस्टिक इनकम, यानी कि एनडीपी एट एफसी। ठीक है, इसके बाद फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है गाइस, फोर्थ स्टेप में कह रहा कि कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय एडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी जब हम एनडीपी एट एफसी निकाल लेंगे तो उसमें हम ऐड कर देंगे क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, यानी डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए को ऐड कर देंगे तो हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे फार्मूला भी लिखा हुआ है कि नेशनल इनकम इज इक्वल टू जो डोमेस्टिक इनकम आएगा। डोमेस्टिक इनकम कैसे आएगा, जब हम सारे फैक्टर इनकम को ऐड कर लेंगे, उसमें ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो हमको नेशनल इनकम पता चल जाएगी। सर अभी तक हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा, डोंट वरी, आइए मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे से। देखो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है, मैं इस फ्लो चार्ट के थ्रू आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। आप टेंशन ना लीजिए, आप बस पेशेंस रख करके पूरी वीडियोस आप देखिए विदाउट स्किप किए हुए। ठीक है, आपको सारी चीज़ें अगर ना समझ में आई ना तो फिर मुझे कहना कमेंट में। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करना। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम के एग्रीगेट की अगर हम बात करें तो इसका जो एग्रीगेट होता है वो होता है एनडीपी एट एफसी, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, है ना। अब ये जो डोमेस्टिक इनकम है ये कैसे निकलेगा, तो मैंने बताया था जितनी भी फैक्टर इनकम होती हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं। फैक्टर इनकम किस फॉर्म में, एक तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के फॉर्म में, ऑपरेटिंग सरप्लस के फॉर्म में, और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, यही 3 कंपोनेंट लिखे थे, है ना। तो इन तीनों को जब हम ऐड कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एनडीपी एट एफसी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है। सर इसमें आते क्या क्या हैं, तो देखो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में एक तो आएगा वेजेज इन कैश,
ठीक है, देखो जाहिर सी बात है। या फिर वेजेज एंड सैलरी हम लिख सकते हैं। देखो जब एक एम्प्लॉयर के यहाँ कोई एम्प्लॉय काम करता है, जैसे मान लो ये कोई एम्प्लॉयर है, ठीक है, ये क्या है, ये कोई एम्प्लॉयर है और यहाँ पे एक कोई एम्प्लॉय है ना। तो ये एम्प्लॉय क्या करता है, ये मान लो एम्प्लॉय है, ठीक है, ये एम्प्लॉय है। अब ये क्या करता है, अपने एम्प्लॉयर के यहाँ अपनी सर्विसेज देता है, ठीक है, और उसका एम्प्लॉयर उसके सर्विसेज के बदले में उन्हें क्या देगा, सैलरी देगा, है ना, या फिर वेजेस देगा, ठीक है। तो जहाँ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप होता है और एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से उसकी सर्विसेज के बदले में उसे जो कुछ भी दिया जाता है वो सैलरी का पार्ट होता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में सबसे पहले वेजेज इन कैश आता है, यानी अगर एम्प्लॉयर कैश के फॉर्म में वेजेज या सैलरी पेमेंट करता है अपने एम्प्लॉय को तो वो भी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आएगा, ठीक है। सेकंड लिखा है वेजेस इन काइंड, यानी वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। देखो बहुत बार क्या होता है, हमें सैलरी, देखो आपको क्या पता होगा कि जब हम किसी के यहाँ काम करते हैं, मतलब किसी एम्प्लॉयर के यहाँ काम करते हैं, तो हमारे काम के बदले हमको जो मिलता है उसे हम सैलरी बोलते हैं, यानी जो कैश के फॉर्म में हमें हर महीने जो बेसिक पे मिलता है वो सैलरी होता है। लेकिन जब आप कोई प्रोफेशनल डिग्री अचीव कर लोगे, ठीक है, कंप्लीट कर लोगे और किसी अच्छी कंपनी में जॉब करोगे तो वहाँ आप देखोगे, या आपने सुना भी होगा, है ना, तो क्या होता है कि वहाँ तो बेसिक पे आपको मिलता ही मिलता है, लेकिन बेसिक पे के अलावा आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। जैसे आपको आने जाने के लिए, मतलब घर से ऑफिस जाने के लिए आपको कार मिली है, या फिर आपको बाइक मिली है, रहने के लिए आपको घर मिला हुआ है, ठीक है। और जो कंपनी है वो आपको अलाउंसेस दे रही है, मतलब भत्ते दे रही है कंपनी आपको, अलग अलग अलाउंसेस, जैसे कि ट्रैवलिंग अलाउंसेज हो गया, डियरनेस अलाउंसेज हो गया, ठीक है। यानी जो आपका बेसिक पे होता है ना, उसके अलावा, ठीक है, आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं जिसको हम परक्विजिट कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सैलरी कैश के फॉर्म में मिल रही है तो वो भी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट होगा, काइंड के फॉर्म में मिल रही है तो वो भी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट होगा। और एक तीसरी चीज़ जो आपको याद रखना है, इसमें आता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है। एस का मतलब होता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सर इसका मतलब क्या होता है, देखो बहुत बार क्या होता है कि हमारा जो एम्प्लॉयर होता है वो हमारे फ्यूचर के लिए, ठीक है, हमारे नाम से सरकार के यहाँ एक खाता खुलवाता है, ठीक है, और उस खाते में, ठीक है, हर महीने वो कुछ ना कुछ अपने पास से कंट्रीब्यूशन करता रहता है, ठीक है। और जब हम 20 साल 25 साल या 30 साल जब नौकरी कर लेते हैं, जब हमारा रिटायरमेंट हो जाता है तो वो पैसा हमें एक साथ मिल जाता है, ठीक है, एक साथ वो पैसा हमें मिल जाता है, तो उसे हम बोलते हैं एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है। यानी एक तरीके से मैं कह सकता हूँ पीएफ तो आपने सुना होगा ना भाई, बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो अपनी एम्प्लॉय को पीएफ देती हैं। तो पीएफ का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयर अपने पास से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करता है, एक अकाउंट सरकार के पास ओपन होता है और वो उस खाते में जो है हर महीने जमा करता रहता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, सिर्फ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लेना है, एम्प्लॉय का नहीं लेना। यानी एम्प्लॉय अगर अपनी तरफ से खुद कोई कंट्रीब्यूशन कर रहा है अपनी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, यानी कि पीएफ में, तो वो पैसा आपको इंक्लूड नहीं करना है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में, सिर्फ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लेना है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में क्या करता है, एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन दे देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो याद रखना, सिर्फ एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन ही आपका कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट बनता है, ठीक है। चलो, तो ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया, पहला पार्ट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। चलो इसके बाद होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। सर ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या होता है, तो देखो ऑपरेटिंग सरप्लस में दो तरह की इनकम आती हैं। एक इनकम होती है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी से जो आपको इनकम हो रही है, और दूसरा होता है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो देखो अब जो ऑपरेटिंग इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इसमें फर्दर इसके सब कॉम्पोनेंट होते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे देखो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के इसके सब कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, जिसमें पहला होता है रेंट। यानी अगर मान लो हमने अपनी प्रॉपर्टी किसी को दिया है रेंट पर, ठीक है, तो वहाँ से हमको रेंट मिलेगा। एक होता है रॉयल्टी। सर रॉयल्टी क्या होता है, रॉयल्टी का मतलब होता है जब हम अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी को देते हैं,
यानी हम अपना दिमाग किसी को दे देते हैं। सर दिमाग भी देते हैं? अरे नहीं भाई, दिमाग का मतलब ये होता है, जैसे मान लो मैं ऑथर हूँ, मैंने कोई बुक लिखा और उस बुक को उस बुक को छापने और बेचने का जो राइट है वो मैंने किसी पब्लिकेशन वाले को दे दिया। तो जो पब्लिकेशन वाले होते हैं वो जितना भी बुक छापते या बेचते हैं तो पर बुक के हिसाब से वो क्या करते हैं, मुझे पैसा देते हैं, तो उससे रॉयल्टी बोला जाता है। ठीक है, यानी हम अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी को दे रहे हैं यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो उसके बदले में जो पैसा हमको मिलता है उसको हम रॉयल्टी बोलते हैं। और रेंट का मतलब होता है जब हम अपनी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी किसी को देते हैं रहने के लिए, तो उससे जो पैसा आता है उसे हम रेंट बोलते हैं। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद इसमें इंटरेस्ट भी आता है ना। सर इंटरेस्ट का मतलब, जैसे हमारे पास मान लो ढेर सारा कैपिटल था, हमने क्या किया, अपना कैपिटल किसी को दे दिया यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो वहाँ से हमको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो याद रखना, इनकम प्रॉपर्टी के जो है सब कॉन्टेनेंट होते हैं, सब कंपोनेंट होते हैं, जिसमें से एक रेंट होता है, दूसरा रॉयल्टी होता है और तीसरा इंटरेस्ट होता है। ठीक है, आइए इसी तरीके से जो इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप होता है, इसमें आपका प्रॉफिट आता है। क्या आता है, प्रॉफिट्स आता है, यानी कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है वो आता है। लेकिन इस प्रॉफिट के भी क्या होंगे, तीन कंपोनेंट हैं, तीन सब कंपोनेंट हैं, जिसमें से एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। जैसे मान लो कोई कंपनी है 100 रुपये का प्रॉफिट कमाई। अब इस 100 रुपये के प्रॉफिट पर सबसे पहले क्या करना होता है, कंपनी को टैक्स देना होता है सरकार को। मान लो कंपनी ने 30 रुपया टैक्स दे दिया, और कंपनी जो अपने प्रॉफिट पर टैक्स देती है सरकार को, उसे बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। इसके बाद अब देखो, 100 रुपये में से 30 रुपया टैक्स दे दिया गया, अभी भी कितना बचा, 70 रुपया। मान लो 70 रुपये में से 40 रुपया मान लो जो है एज अ डिविडेंड बांट दिया गया शेयर होल्डरों को। शेयर होल्डर का मतलब होता है जो कंपनी के ओनर होते हैं, जो बेसिकली कंपनी में पैसा लगाए रहते हैं। ठीक है, तो उनको भी तो पैसा चाहिए, तो 40 रुपया मान लो एज अ डिविडेंड शेयर होल्डरों को दे दिया गया। अभी भी देखो, 100 रुपये में से 30 रुपये का टैक्स हो गया, 40 रुपये का डिविडेंड हो गया, अभी भी 30 रुपया बच रहा है। तो 30 रुपया कंपनी क्या करती है, फ्यूचर के लिए बचा के रखती है। ठीक है, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है। तो जो 30 रुपया उसने फ्यूचर के लिए बचा के रखा, उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग, या इसी को बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का वो पोर्शन जो अभी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज 30 रुपीज़, है ना। तो इसको रिटेन्ड अर्निंग के नाम से या बहुत बार अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो देखो, अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बात होगी तो इसमें क्या क्या आएगा, एक तो रेंट आएगा, दूसरा रॉयल्टी आएगा, तीसरा इंटरेस्ट आएगा। और अगर इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप की बात होगी तो इसमें प्रॉफिट आता है। ठीक है, तो ये चार चीज़ें जब हम जोड़ लेते हैं तो इसको बोलते हैं क्या, ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं। ठीक है, और फर्दर ये जो प्रॉफिट होता है इसके भी सब कंपोनेंट होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, डिविडेंड हो गया और रिटेन्ड अर्निंग हो गया। ठीक है, लेकिन बच्चे आप गलती क्या करोगे, मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे मान लो क्वेश्चन में दे दिया ऑपरेटिंग सरप्लस, है ना, ये ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया, इसकी वैल्यू दे दी। ठीक है, इसके बाद क्या करेगा वो, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में रेंट भी दे देगा, प्रॉफिट भी दे देगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ऑपरेटिंग सरप्लस भी ले लोगे, रेंट को भी ऐड कर लोगे, प्रॉफिट को भी ऐड कर लोगे, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस का ही ये पार्ट होता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, या बहुत बार देखो ऐसे भी कंफ्यूज कर सकता है, वो आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दे देगा। ठीक है, प्रॉफिट के साथ साथ वो कॉर्पोरेट टैक्स दे देगा या फिर डिविडेंड दे देगा, तो आप सबको ऐड कर लोगे, मतलब प्रॉफिट को भी ऐड कर लोगे, कॉर्पोरेट टैक्स को भी ऐड कर लोगे, डिविडेंड को भी ऐड कर लोगे। ठीक है, तो ऐसा अगर आप करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट है या फिर ये जो डिविडेंड है, ये किसका पार्ट है, प्रॉफिट का ही पार्ट है। तो अगर कोई मेन कंपोनेंट दिया है क्वेश्चन में, जैसे ये जो प्रॉफिट है ये मेन कंपोनेंट है, अगर ये क्वेश्चन में दिया है तो अगर उसके बाद भी क्वेश्चन में ये कॉर्पोरेट टैक्स यानी जो सब कंपोनेंट हैं अगर ये क्वेश्चन में दिए हैं तो ये फिर इररिलेवेंट हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट का ही पार्ट होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी दे दिया, ठीक है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी दे दिया और उसके बाद रेंट, रॉयल्टी या इंटरेस्ट इनमें से कुछ दे दिया, तो इनका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के ही क्या है, पार्ट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, मैं जब सॉल्व कराऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, फिलहाल मैं आपको इतना समझा दे रहा हूँ। तो देखो, दो चीज़ें आपको समझ में आ गई, है ना, एक तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय समझ में आ गया, ऑपरेटिंग सरप्लस समझ में आ गया। इसके बाद एक होता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सर इसका क्या मतलब होता है, तो समझो। जैसे मान लो एक प्रोफेशनल पर्सन है, कोई प्रोफेशनल का मतलब हो सकता है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ठीक है, हो सकता है ये लॉयर हो, या हो सकता है ये डॉक्टर हो,
ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई प्रोफेशनल पर्सन है और वो क्या कर रहा है, अपना खुद का बिजनेस कर रहा है, ठीक है, खुद का बिजनेस कर रहा है। और जहाँ पे वो बिजनेस कर रहा है, मान लो जिस लैंड पे वो बिजनेस कर रहा है वो ज़मीन भी उसी का है, ठीक है, और एज अ लेबर ये खुद काम कर रहा है, एज अ लेबर क्या कर रहा है, ये खुद काम कर रहा है। मतलब ऐसे समझो कि जो इंसान है, जो प्रोफेशनल बंदा है, वो क्या कर रहा है, अपनी खुद की ज़मीन पर ही, मान लो एक डॉक्टर है, वो अपनी खुद की ज़मीन में ही क्लिनिक खोल रखा है और झाड़ू पोछा के लिए ये खुद अपने से काम कर लेता है, मतलब एज अ लेबर भी ये खुद काम करता है, ठीक है। इसके अलावा कैपिटल भी, भाई डॉक्टर है तो जाहिर सी बात इसके पास पैसा होगा, है ना, तो कैपिटल भी ये खुद लगा रखा है। और जो दिमाग है वो अपना ये खुद का यूज़ करता है, भाई डॉक्टर है ना तो ये दूसरे को थोड़ी हायर करेगा एज अ एंटरप्रेन्योर, तो ये खुद, मतलब सारी चीज़ें ये खुद से कर रहा है, ज़मीन भी अपना यूज़ कर रहा है, लेबर भी खुद है, कैपिटल भी अपना लगा रहा है और एंटरप्रेन्योर भी खुद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंसान, यानी ये जो डॉक्टर है, ये अपने आप को ही रेंट दे रहा है, अपने आप को ही वेजेज एंड सैलरी दे रहा है, अपने आप को ही जो है कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहा है और अपने आप को ही प्रॉफिट दे रहा है, यानी कि कमा रहा है, ठीक है। तो इसकी जो इनकम होती है, यानी एक जो प्रोफेशनल बंदा होता है उसकी जो इनकम होती है वो मिक्स्ड होती है ना। मिक्स्ड का मतलब रेंट भी उसका है, ठीक है, सैलरी भी उसी की है, इंटरेस्ट भी उसी का है और प्रॉफिट भी उसी का है। तो ये चीज़ आइडेंटिफाई करना भाई किसी भी प्रोफेशनल पर्सन जो सेल्फ ऑक्युपाइड है, सेल्फ ऑक्युपाइड का मतलब जो अपना खुद का बिजनेस कर रहा है और सारे रिसोर्सेज वो अपना खुद का यूज़ कर रहा है, तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो यूज़ कर रहा है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो उसका खुद का है। तो एक इंसान जब खुद कमा लो, उसने मान लो मैं कह रहा हूँ कि 1,000 रुपया उसने कुल टोटल कमाया, तो क्या ये बता पाओगे आप कि 1,000 रुपये में कितना उसका रेंट बना, 1,000 रुपये में कितना उसका इंटरेस्ट बना, 1,000 में उसकी अपनी सैलरी कितना बनी, 1,000 में उसका कितना प्रॉफिट बना? ये चीज़ आप जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। जैसे बिल्कुल वैसे, जैसे मान लो मसाला, जानते हो मसाला, मसाला जानते हो ना। अब मसाला में क्या होता है, पहले खड़ा मसाला होता है ना, हल्दी अलग होती है, मिर्चा अलग होता है, धनिया अलग होती है। अब मान लो उसको जो मिक्सर मशीन होती है उसमें पीस डालो, पहले तो सब अलग अलग था। अब पीसने के बाद अगर हम आपसे कहें कि एक काम करो, अब इसमें से हल्दी अलग कर दो, मिर्चा अलग कर दो, धनिया अलग कर दो, पॉसिबल है? नहीं कर पाओगे। तो बिल्कुल उसी तरीके से एक जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होता है, तो ऐसा मानते हैं कि वो अपने आप को सब कुछ खुद, मतलब वो अपना ज़मीन खुद यूज़ कर रहा है, एज अ लेबर वो खुद काम कर रहा है, एज अ मतलब अपना कैपिटल खुद से वो लगा रहा है, एज अ एंटरप्रेन्योर वो खुद सर्विस दे रहा है। तो इसका मतलब उसकी जो इनकम होती है ना वो मिक्स्ड इनकम होती है। वैसे डोंट वरी, ये जो चीज़ें हैं ना, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर नहीं गिवन होगा तो ज़ीरो मान लेंगे, ठीक है। चलो, बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो ये 3 कंपोनेंट के बारे में आई होप आपको समझ में आ गया कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है। अब एक एक बार हम थोड़ा सा सबके बारे में फिर से समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब होता है वेजेज इन कैश, यानी कैश के फॉर्म में जो वेजेस दी जाती है, वेजेज इन काइंड, यानी काइंड के फॉर्म में जो वेजेस मिलती है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है। तो याद रखना कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में ये 3 चीज़ें आती हैं। और याद रखना अगर मान लो बोनस दिया तो बोनस भी उसी का पार्ट होता है ना। तो बहुत बार क्या होता है, बहुत सारी कंपनियां अपने एम्प्लॉइज़ को फेस्टिवल पर, दिवाली हो गया है ना, इन सारे फेस्टिवल्स पर क्या देती है, बोनस देती है। तो बोनस भी किसका पार्ट होता है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट होता है। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आएगा, तो इसमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी में क्या, रेंट से जो इनकम हुई, रॉयल्टी से जो इनकम हुई और इंटरेस्ट से जो इनकम हुई। इसके अलावा इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लेते हैं। मतलब इसके भी 3 कॉम्पोनेंट होते हैं, मैंने आपको बताया था कौन कौन से 3 कॉम्पोनेंट। एक तो आपका कॉर्पोरेट टैक्स होता है ना, डिविडेंड होता है और रिटेन्ड अर्निंग होता है। और जो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, यहाँ पे लिखा इनकम अर्नड बाय सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन विच इंक्लूड बोथ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड ऑपरेटिंग सरप्लस। मतलब सब कुछ इसका मिक्स होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन में गिवन होगा, डोंट वरी। चलो, इसके बाद यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, कह रहा ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर इज टू बी टेकन इन टू अकाउंट टू अवॉइड एरर ऑफ डबल काउंटिंग, ठीक है। ये देखो प्रिकॉशंस एक तरीके से हैं, कह रहा कि हम जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जो फाइनल गुड्स की वैल्यू होती है, ठीक है, उसको हम लेते हैं, इंटरमीडिएट की नहीं लेते हैं, ठीक है। सेकंड में कह रहा कि एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स इज़ नॉट टू बी इंक्लूडेड। ये बात मैंने आपको प्रोडक्शन मेथड में भी मैंने बताया था कि जो सेकंड हैंड गुड्स होता है, अगर हम उसको सेल करते हैं तो उससे जो इनकम आती है वो नेशनल इनकम में नहीं ली जाती है, ठीक है। इसके अलावा
थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर ऑन शेयर एंड बॉन्ड्स इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन टोटल एक्सपेंडिचर। जैसे मान लो आपके पास शेयर है किसी कंपनी का या बॉन्ड है, तो वो एक कागज़ का टुकड़ा होता है, ठीक है, वो एक कागज़ का टुकड़ा होता है, तो उसको भी हम नहीं लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ लिखा है एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट, है ना, बाय द गवर्नमेंट लाइक ओल्ड एज पेंशन स्कॉलरशिप नॉट टू बी इंक्लूडेड। यानी मैंने आपको बहुत पहले बता रखा था कि जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें ओनली एंड ओनली फैक्टर इनकम लेते हैं, ना कि ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम का मतलब जैसे क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दे देगा, ओल्ड एज पेंशन दे देगा, स्कॉलरशिप दे देगा, डोनेशन दे देगा, गिफ्ट दे देगा, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं लेनी है, ठीक है। और एक होता है इम्प्यूटेड वैल्यू। इम्प्यूटेड वैल्यू का मतलब होता है कि जैसे अगर मान लो कोई बिजनेसमैन है या कोई प्रोफेशनल है जिसका सेल्फ ऑक्युपाइड है, मतलब जो उसका बिजनेस है वो अपने खुद की ज़मीन में है, तो उसका जो रेंट बनेगा वो भी लिया जाएगा, ठीक है। मैं ऑलरेडी पहले आपको बता चुका हूँ। चलो बाकी सारी चीज़ें तो हो ही गई, हाँ ठीक है। चलो इसके बाद देखो हम और एक बार फिर से आपको समझा देते हैं यहाँ पे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, क्या लिखा है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इज द टोटल रेमुनरेशन मेड बाय एन इंटरप्राइज टू द एम्प्लॉयज़ इन रिटर्न ऑफ द वर्क डन बाय देम ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। यानी एक एम्प्लॉय अगर किसी एम्प्लॉय के यहाँ काम करता है तो उसके एम्प्लॉयर से एक साल में जितना भी रेमुनरेशन उसको मिलता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेजेज एंड सैलरी इन कैश, इन द फॉर्म ऑफ वेजेज एंड सैलरी इन कैश, इन द फॉर्म ऑफ बोनस, ठीक है, या फिर जो एम्प्लॉयर होता है उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में यानी कि पीएफ में, वो सारी चीज़ें कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट होती हैं, ठीक है। देखो यहाँ लिखा कह रहा फिगर टू सोज दैट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ कॉम्पनसेशन कॉम्प्रहेंसिव टर्म एज इट इंक्लूड वेजेज एंड सैलरीज पेड इन कैश, ठीक है, या फिर काइंड के फॉर्म में अलॉन्ग विथ ऑल सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दैट द एम्प्लॉयर पेज द बेनिफिट्स ऑफ इंट एम्प्लॉय। वही चीज़ें जो मैंने आपको बताया, ठीक है। चलो ये देखो इमेज है जो आपसे बात कर रहा था वीमेस की, है ना। तो देखो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में एक तो वेजेज एंड सैलरी आता है कैश के फॉर्म में, है ना, वेजेज एंड सैलरी एक तो काइंड के फॉर्म में जो आपको मिलता है, एम्प्लॉयर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये तीन चीज़ें आपकी आती हैं। चलो इसके बाद हमने बात किया था किसकी, हमने बात किया था ऑपरेटिंग सरप्लस की। सर ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस में एक तो इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ देखो लिखा है इंटरेस्ट इज द इनकम दैट अ क्रेडिटर रिसीव्ड फॉर अ लोन दैट इज गिवन। जैसे मान लो कोई क्रेडिटर है वो आपको लोन दिया, यानी या मान लो आपने किसी को लोन दिया, तो जिसको भी आप लोन देंगे उनसे आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो इंटरेस्ट भी आपके लिए इनकम होती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ फर्म बोरोज मनी टू बाई मशीनरी इट नीड्स टू पे एन इंटरेस्ट टू द लेंडर फॉर द यूज़ ऑफ द मनी, ठीक है। यानी अगर मान लो हम कह रहे हैं कि हमने किसी से बारो किया, पैसा उधार किया, तो उसे हमें क्या करना होगा, इंटरेस्ट की पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो बेसिकली इंटरेस्ट का मतलब वही होता है। और रेंट का मतलब आपको मैंने बता ही दिया था। तो रेंट का मतलब क्या होगा कि अगर हम अपनी प्रॉपर्टी किसी को यूज़ करने के लिए देते हैं या फिर हम किसी की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, तो उस प्रॉपर्टी के यूज़ करने के बदले में हमें रेंट देना होगा या तो हमें रेंट रिसीव होगा। भाई अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें रेंट देना होगा, हमारी प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है तो हमें रेंट मिलेगा, है ना। लेकिन याद रखना इसमें इम्प्यूटेड रेंट भी आता है, याद रखना। इम्प्यूटेड रेंट का मतलब कि अगर हमारा जो बिजनेस है वो हमारे खुद की ज़मीन पे है, ठीक है, तो उसका भी रेंट हमें ऐड करना होगा, ठीक है। सर कैसे पता चलेगा, तो देखो उसी तरह की प्रॉपर्टी जो मार्केट में है, ठीक है, हमारी जैसे मान लो हमारी मार्केट में कोई शॉप है, तो उसी तरह की जो और अदर शॉप हैं उनका जो मार्केट में रेट चल रहा उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, रेंट को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। रॉयल्टीज़ का मतलब मैंने बताया था कि जब हम अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी को देते हैं तो उसके बदले में हमें जो पैसा मिलता है उसको हम रॉयल्टी बोलते हैं। इसके अलावा प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि जब हम एज अ एंटरप्रेन्योर किसी के यहाँ अपनी सर्विस देते हैं तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट के तीन कंपोनेंट मैंने बताए थे, एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स, है ना, और दूसरा होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या जिसको रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं, और तीसरा होता है डिविडेंड। वही सारी बातें जो मैंने आपसे पहले डिस्कशन कर दिया, यहाँ पर लिखा, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ इंटरेस्ट की पॉइंट समरी लिखी हुई है। क्या इंटरेस्ट के बारे में लिखा, इनकम रिसीव्ड बाय अ क्रेडिटर फॉर अ लोन दैट इज़ गिवन। यानी अगर हमें किसी भी क्रेडिटर से इंटरेस्ट मिल रहा जिसको हमने लोन दिया था तो वो हम लेंगे इनकम नेशनल इनकम में। और रेंट का मतलब होता है कि इनकम अर्न फ्रॉम
लीजिंग एंड प्रॉपर्टी इंक्लूड्स इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड हाउस, यानी हमने अगर किसी को अपनी प्रॉपर्टी दे रखी है तो वहाँ से जो रेंट मिल रहा है वो मिल लिया जाएगा। और दूसरा इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, जिसके बारे में मैं बार बार आपसे डिस्कशन कर चुका हूँ, आई होप आप समझ गए होंगे। रॉयल्टी का मतलब होता है कि अगर हमने अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दे दिया है, ठीक है, या यहाँ पे देखो लिखा नेचुरल रिसोर्स फ्रॉम पेटेंट, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स, ठीक है, तो अगर इनका भी हम क्या करते हैं कॉपीराइट या फिर इनका जो राइट है किसी को देते हैं यूज़ करने के लिए, तो वहाँ से जो पैसा हमको मिलता है तो उसे हम रॉयल्टी बोलते हैं। प्रॉफिट का मतलब आपको समझ में ही आ रहा है। प्रॉफिट का मतलब जब हम एज अ एंटरप्रेन्योर किसी के यहाँ अपनी सर्विस देते हैं तो वहाँ से हमको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। बाकी ये जो देखो मिक्स्ड एम्प्लॉयड का जो मैंने एग्जाम्पल लिखा था, इसको आप पढ़ेंगे तो प्रॉपर आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। फिर भी मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखा मिक्स्ड इनकम अकर्स टू पीपल हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स इनकम का मतलब होता है जो इंसान सेल्फ एम्प्लॉयड है। इट इंक्लूड्स कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, है ना, ऑपरेटिंग सरप्लस। टिपिकली मिक्स्ड इनकम अकर्स टू पीपल हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड इन अनइनकॉर्पोरेटेड इंटरप्राइजेस सच एज सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी जैसे कोई सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस कर रहा है। जैसे मान लो एक डॉक्टर है, अपना खुद का क्लिनिक खोल लिया, तो इसको सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस बोला जाता है, ठीक है। आगे लिखा है कि स्मॉल पार्टनरशिप हो गई एक्सेट्रा। इट इज़ पॉसिबल दैट द ओनर इज़ आल्सो अ वर्कर, ठीक है, तो जो ओनर होता है यानी जो डॉक्टर है वो अपने आप को एज अ वर्कर भी काम करता है। देयरफॉर इट इज़ डिफिकल्ट टू बाइफरकेट द इनकम रिसीव्ड बाय द पर्सन इनटू वेजेस फॉर द लेबर सर्विसेज रेंडर्ड एंड प्रॉफिट। वही बात है ना कि अगर एक डॉक्टर है वो सब कुछ मतलब उसने सारे रिसोर्स खुद लगा रखे हैं, तो उसका मान लो जो ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन में अपना खुद का वो ज़मीन इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, तो वो अपने आप को कितना रेंट दे रहा है, एज अ लेबर वो काम कर रहा है तो अपने आप को वो कितना सैलरी दे रहा है, एज अ एंटरप्रेन्योर की सर्विस दे रहा है तो उसका प्रॉफिट में कितना हिस्सा है, ठीक है, या फिर अपना कैपिटल उसने लगाया तो उसका इंटरेस्ट कितना है। ये चीज़ क्या कहते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें मतलब ये जो मिक्स इनकम होती है किसी भी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की, इसको कंप्यूट करना बहुत डिफिकल्ट काम होता है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन में दिया ही रहता है, ठीक है। तो डोंट वरी, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आइए फिर से मैं स्टेप्स के बारे में बात करता हूं। देखो सबसे पहले स्टेप्स में हमें क्या करना होगा, कैलकुलेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज विच इंक्लूड वेजेस, सैलरी, बोनस, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, है ना, ये ले लेंगे। स्टेप सेकंड में हमें कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग सरप्लस विच इंक्लूड्स प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन अर्न्ड बाय कॉरपोरेशन एंड काजी कॉरपोरेशंस, ठीक है। इसके बाद थर्ड स्टेप में आपको मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड जो कि क्वेश्चन में गिवन ही रहता है ना। इसके बाद फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, सारे फैक्टर इनकम को हम ऐड कर देंगे तो हमें डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगा, जिसका एग्रीगेट होता है एनडीपी एट एफसी होता है। क्या होता है, एनडीपी एट एफसी होता है, या बहुत बार इसको एनएनपी एट एफसी भी कह देते हैं, ठीक है। इसके बाद जब हमने एक बार डोमेस्टिक इनकम निकाल लिया तो उसमें हम ऐड कर देंगे क्या, एनएफआईए को, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को, तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगा, ठीक है गाइस। देखो यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस लिखे हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी देखो पहला प्रिकॉशंस है ट्रांसफ़र अर्निंग लाइक ओल्ड एज पेंशन, अगर क्वेश्चन में दिया है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज, अगर क्वेश्चन में दिया। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज का मतलब क्या होता है, बेरोजगारी भत्ता, है ना, स्कॉलरशिप हो गई, पॉकेट एक्सपेंसेज हो गया, तो ये सारे वो इनकम हैं जो मेहनत की इनकम नहीं होती, ठीक है, ये मुफ्त की कमाई होती है, तो इसीलिए इसको हम ट्रांसफ़र इनकम कहते हैं और इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। हम नेशनल इनकम में सिर्फ किसको इंक्लूड करते हैं, फैक्टर इनकम को, यानी जो मेहनत की कमाई होती है। तो यानी कि शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज करस्पॉन्डिंग टू ट्रांसफर पेमेंट देर इज नो वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी, है ना। हाउ एवर एज ऑलरेडी नोटेड रिटायरमेंट पेंशन आर टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज दीज आर पार्ट ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। चलो इसके बाद सेकेंड प्रिकॉशन है इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़। अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ आप करते हैं जैसे चोरी करना, ठीक है, गैम्बलिंग करना, इज़ नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, तो इसको भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। एज रिकॉर्ड इनकम जनरेटेड इन टर्म्स ऑफ ब्लैक मनी इट इज़ नॉट इंक्लूडेड सिंपली बिकॉज नो एस्टिमेट्स आर अवेलेबल ऑफ सच इनकम्स, है ना, यानी जो ब्लैक मनी है उसको भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन याद रखना कमीशन पेड, अगर अब यहाँ लिखा कमीशन पेड ऑन द सेल ऑफ परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, ये बात मैंने प्रोडक्शन मेथड में भी बताई थी कि अगर कोई सेकेंड हैंड गुड्स को सेल करते हैं तो वो तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर हम किसी ब्रोकरेज के थ्रू सेल करते हैं तो उस ब्रोकर का जो कमीशन होता है, क्योंकि वो उसकी मेहनत की कमाई होती है, तो उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ब्रोकरेज हो गया, ये भी लिया जाएगा, है ना।
इसके बाद फिफ्थ है इनकम इन टर्म्स ऑफ विंडफॉल गेन, है ना, जैसे लॉटरी की इनकम हो गई, तो ये सारी इनकम को हम नेशनल इनकम में नहीं लेते हैं, मतलब अचानक से कोई इनकम हो गई। इम्प्यूटेड रेंट इसको हम लिया जाएगा, ठीक है, बार बार मैंने डिस्कशन किया। चलो इसके बाद देखो, अब तक मैंने जितना भी डिस्कशन किया है उसकी एक क्रक्स समरी है, ठीक है, मतलब मैं 5 मिनट में आपको पूरी बातें जो अब तक मैंने कितना मिनट बताया, एक सेकंड देख लेता हूँ, 20 मिनट में जितनी चीज़ें मैंने आपको समझाई है वो मैं 5 मिनट पे आपको समझा देता हूँ, ठीक है। और बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, बाकी आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हैं वो आपसे सॉल्व हो जाएंगे बहुत ही ईजिली। देखो सबसे पहला काम क्या हमारा, डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करना इनकम मेथड से, ठीक है। और जब हम इनकम मेथड से डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो उसका जो एग्रीगेट बनता है गाइस, जिसको बोलते हैं NDP/FC। क्या बोलते हैं? NDP/FC। और NDP/FC का फॉर्मूला होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय यानी कि COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस यानी कि OS और प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि MI, है ना। ये 3 कंपोनेंट को आप ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? NDP/FC मिल जाएगा। लेकिन देखो क्वेश्चन इतना आसान नहीं आएगा कि आपको डायरेक्टली कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे दे, ऑपरेटिंग सरप्लस दे दे और EMI यानी कि मिक्स्ड इनकम दे दे, ठीक है। तो ये तो फिर नर्सरी का बच्चा भी कर लेगा, अगर तीनों कंपोनेंट दे दिए, तीनों की वैल्यू को ऐड कर देंगे, है ना। तो ऐसा नहीं होता, एग्जाम में आपको क्या करेगा, इनके जो सब कंपोनेंट हैं वो दिया रहेगा, जैसे तो वो सब कंपोनेंट क्या क्या आते हैं किसमें, वो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे अगर मैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की बात करूं तो मैंने आपको समझाया कि जैसे मान लो एक एम्प्लॉयर है और एक एम्प्लॉय है, ठीक है। एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के यहाँ सर्विस देता है तो उसकी सर्विसेज में एम्प्लॉय क्या करता है, उसको सैलरी देता है, तो ये सैलरी किसका पार्ट हुआ? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का। लेकिन अगर ये सैलरी देखो, एक तो ये जो सैलरी है ये कैश के फॉर्म में दी जा सकती है या फिर काइंड के फॉर्म में। काइंड के फॉर्म का मतलब कि बेनिफिट जो दिया जाता है ना, जैसे किसी एम्प्लॉय को ट्रैवलिंग अलाउंस दे दिया गया, आने जाने के लिए गाड़ी दे दी गई, रहने के लिए घर दे दिया गया, तो ये सब क्या है? इन काइंड है, मतलब बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, पैसे ना दे करके बेनिफिट दिए जा रहे हैं। तो वो जो बेनिफिट दिए जा रहे हैं उसकी भी जो वैल्यू होती है ना, वो भी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का ही पार्ट बनती हैं। इसके अलावा अलाउंसेज हो गया, भत्ते वगैरह हो गए, है ना, जैसे कि ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, डियरनेस अलाउंस हो गया, बोनस हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें किसका पार्ट होंगी? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट होंगी। लेकिन एक थर्ड चीज़ जो आपको जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो याद रखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, एम्प्लॉयर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम यानी जैसे PF हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें याद क्या रखना है कि सर हमें एम्प्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन को लेना है, एम्प्लॉय वाला नहीं लेना है। क्वेश्चन में जरूर आपको कंफ्यूज करने के लिए एम्प्लॉयज़ का भी कंट्रीब्यूशन दे देगा, तो आप इग्नोर कर दीजिएगा, आपको सिर्फ एम्प्लॉयर्स वाले लेने हैं, ठीक है। तो ये जो पहला कॉम्पोनेंट होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। चलो अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस में। तो इसको देखो सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और दूसरा इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में एक तो आपका रेंट आता है, दूसरा रॉयल्टी आएगा और तीसरा इंटरेस्ट आएगा। और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है प्रॉफिट्स, ठीक है। जैसे देखो मैंने एग्जांपल से समझाया था कि अगर मान लो हमको 100 का प्रॉफिट हुआ तो इसमें से हमने 20 रुपये का टैक्स दे दिया, 30 रुपये का डिविडेंड हमने शेयर होल्डरों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो बचा कितना? 50 रुपया। तो इसको हम रिटेन्ड कर लेते हैं, मतलब फ्यूचर के लिए रिटेन्ड करके रखते हैं, या इसी का दूसरा नाम होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। तो ये किसके पार्ट हो गए? OS के पार्ट हो गए। और ये जो मिक्स्ड इनकम होती हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे एक इंसान है, ये इंसान क्या कर रहा है? अपना खुद का ज़मीन यूज़ कर रहा है, अपना खुद काम कर रहा है, अपना कैपिटल खुद लगाया है, ठीक है, अपना दिमाग भी खुद लगाता है। तो एक तरीके से मैं कह रहा हूँ कि ये अपने आप को वेजेस भी दे रहा है, रेंट भी दे रहा है, इंटरेस्ट भी दे रहा है, प्रॉफिट भी दे रहा है, ठीक है। तो ये अब ये क्या हो जाती है? इसकी मिक्स्ड इनकम हो जाती है, क्योंकि ये अपने आप को ही सारी चीज़ें दे रहा है। तो इसकी जो टोटल इनकम होती है उसमें सब कुछ इंक्लूडेड होता है, इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है, रेंट भी इंक्लूड होता है, वेजेस भी इंक्लूड होता है, प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है। तो ये फाइंड आउट करना कि उसमें उसका कितना पोर्शन रेंट का है, कितना इंटरेस्ट का है, कितना प्रॉफिट का है, कितना वेजेस का है, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए क्वेश्चन में ये दिया रहता है आपको, ठीक है। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें यानी कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, अगर ये 3 चीज़ें आपने जोड़ लिया तो आपको क्या मिल जाएगा? NDP/FC या जिसको हम NNP/FC भी कहते हैं, ठीक है। NDP/FC नहीं बल्कि इसको हम NNP/FC ही कहते हैं, ठीक है। इसको लिख लेना, NNP/FC ही कहते हैं।
यानी नेशनल इनकम से हम जो भी इनकम मेथड से जो भी हम इनकम कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं एनएनपी एट एफसी, यानी कि डोमेस्टिक इनकम। बाकी अब मैंने बताया था कि जब हम प्रोडक्शन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ से जो हमें इनकम आती है उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, और जिसका एग्रीगेट होता है एनडीपी एट एफसी, ठीक है। तो इसका इनकम मेथड से जो भी हम इनकम कैलकुलेट करेंगे, यानी जो डोमेस्टिक इनकम आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, एनएनपी एट एफसी, ठीक है। अब देखो हमने जब एक बार एनएनपी एट एफसी एनडीपी एट एफसी हमने जब एक बार निकाल लिया, फिर से सुनो, इसको एनडीपी एट एफसी ही बोलते हैं, या फिर एनएनपी एट एफसी भी बहुत बार बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल आप ये मानो कि डोमेस्टिक इनकम जो हम मतलब इन तीनों कंपोनेंट को ऐड करके जो इनकम हमें फाइंड आउट होती है उसको डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, और डोमेस्टिक इनकम का एग्रीगेट क्या होता है गाइस, एनडीपी एट एफसी होता है, ठीक है। अब देखो अगर हमने एनडीपी एट एफसी निकाल लिया, कैसे निकालेंगे सर, तो जो तीन कंपोनेंट हैं यानी कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, जब हम इन तीनों की वैल्यू को ऐड कर लेते हैं तो हमें डोमेस्टिक इनकम मिल जाती है, यानी कि एनडीपी एट एफसी। इसके बाद हमें निकालना क्या होता है, एनएनपी एट एफसी यानी कि नेशनल इनकम। फिर हम इनके कन्वर्जन के थ्रू, देखो यहाँ पे पहला लेटर एन है, यहाँ पे भी पहला लेटर एन है, सेम है, कोई भी कन्वर्जन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखो डीपी है, यहाँ पे एनपी है, यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यहाँ पे नेशनल प्रोडक्ट है। तो हमें अगर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो हमें प्लस करना पड़ेगा क्या, NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अगर हम डोमेस्टिक इनकम यानी कि एनडीपी एट एफसी में NFIA को प्लस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम मिल जाएगा, ठीक है गाइस। तो आई होप गाइस आज की इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि नेशनल इनकम मेथड से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। वेरी इजी है, बहुत ही आसान है। इसमें बस आपको तीन कंपोनेंट के बारे में याद रखना है, और वो तीन कंपोनेंट क्या हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आपको याद रखना है, ऑपरेटिंग सरप्लस इसके अंदर क्या क्या आता है वो आपको याद रखना है, और मिक्स्ड इनकम तो आपको क्वेश्चन में गिवन ही होगा। तो मोटा मोटा आपको दो ही चीज़ें याद रखना है कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या क्या आते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है। फिर इन तीनों को जब हम ऐड कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम का मतलब एनडीपी एट एफसी, और हमको निकालना होता है एनएनपी एट एफसी यानी कि नेशनल इनकम। इसको कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्जन जब करेंगे तो इसमें प्लस का NFIA करना पड़ेगा, तो आपको नेशनल इनकम मिल जाएगी, ठीक है। तो गाइस आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपकी नॉलेज में कुछ एडिशन हुआ हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अपकमिंग वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। उसकी भी जो थ्योरी है यानी जो स्टेप्स हैं वो सबसे पहले हम सीख लेंगे, उसके बाद एक साथ फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, उसके बाद जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम सारे न्यूमेरिकल्स उसमें डिस्कशन करेंगे, जिसमें इनकम मेथड से भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, प्रोडक्शन मेथड से भी सॉल्व करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।